लोग का स्वागत करता हूं। अब हम लोग ये जो माधव निदान का क्लास है वो अब शुरू करेंगे। डॉक्टर नवीन जोशी सर, कृपया मुझे होस्ट बना दीजिए। जी। कल रात को भी आतंकवादी घुस गए थे, पता नहीं कैसे घुस गए थे। कल भी कुछ कुछ किया जा रहा था लास्ट में। आप लोग के स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा दूसरा नंबर का श्लोक। कृपया देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही पेशेंट आते हैं। तो आप लोगों को ना इसको समझना जरूरी है और तभी आप लोग ग्रहणी रोग को समझ पाएंगे। ये एकदम बेसिक है आयुर्वेद का, और ये सभी लोग को जानना ही है। मतलब इससे आप लोग भाग नहीं सकते हैं, सभी लोग को पढ़ना ही है। एक मिनट में सभी लोग को म्यूट रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना बहुत जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं तो आवाज बहुत आ रही है। ठीक है, तो संप्राप्ति जो है, यह हम श्लोक नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पर संप्राप्ति बताइए। तो ऐसा बता रहे हैं कि एक एक सर्वश्च दोषे रत्यर्थ मूर्छित ही सा दुष्टा बहुशो भुक्तम आममेव विमुंचति पक्वम व सरुजम पुति मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम ग्रहणी रोगम आहु ग्रहणी रोगम माहुस्तमायुर्वेद विदो जनाः। इतना बढ़िया बताया इन्होंने। इन्होंने ऐसा बताया कि ग्रहणी रोग जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। वात से, पित्त से, कफ से और सन्निपात से। तो ये 4 प्रकार का होता है। यह दोष जब, मतलब वात, पित्त, कफ और सन्निपात, यह जब प्रकोपित हो जाते हैं, और वो भी थोड़ा प्रकोपित नहीं है, अत्यंत प्रकोपित हो जाते हैं, तो जो ग्रहणी कला है, ग्रहणी कला के बारे में क्या बताया है कि जो नाभि के ऊपर आमाशय और पक्वाशय के बीच में पच्च मानाशय के बीच में अवस्थित रहती है, उसको ग्रहणी कला बोला है। तो वह अत्यंत विकृत कर देती है। तब वह कच्चा आहार को ही आगे ढकेल देती है। तो कभी कभी आहार पच जाता है, कभी कभी उदरशूल होता है, मल बदबूदार होता है, कभी कभी मल सूखा होता है, गांठदार होता है। मतलब जब यहाँ पे ड्राइनेस आ जाती है तो वायु का अनुबंध होता है, और इसमें कभी पतला निकलता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ड होता है, और पेट दर्द होना और रुक्षता ज्यादा होना, तब ये वायु का अनुबंध होता है। तो उसमें उदर शुल्क बहुत होता है, मल सूखा और गांठदार होते हैं, मतलब कभी कभी पत्थर पत्थर जैसा निकलता है। कभी कभी पित्त का प्रकोप होता है, तो मल में अत्यंत दुर्गंध आती है और मल पतला रहता है, तो ये पित्त का हो गया। और कफ का रहेगा तो उसमें बहुत ज्यादा स्त्यांता रहती है, बहुत ज्यादा, और म्यूकस थोड़ा थोड़ा निकलता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि मनुष्य प्रतिदिन जो आहार का सेवन करता है वो सबसे पहले आमाशय में पहुंचता है, और आमाशयिक रस के योग से वो पिसता है। उसके बाद में आमाशय के उत्तरार्ध में पहुंचता है, और वहां उसके साथ पाचक रस मिलकर उसे मथते हैं। और उसके बाद में मुद्रिका द्वार, मतलब पाइलोरिक एंट्रम में थोड़ा थोड़ा करके ग्रहणी में पहुंचता है। वहां पर रासायनिक क्रिया द्वारा आहार का परिपाक होकर रस एक और बनता है, और किट एक और बनता है, मतलब सार किट विभाजन शुरू हो जाता है। और ये रस और किट की जो विश्लेषण क्रिया है ना, शुद्धांत्र मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलती रहती है। जो आमाशय रहता है और जो इंटेस्टाइन रहता है, उसमें एक प्रकार की झिल्ली की एक धारियां होती हैं, जिसको हम विलाइज बोलते हैं। म्यूकोजल, सब म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल लेयर, तो उसमें जो विलाइज रहते हैं, वो धारियां होती है, वो भुगतान को मथित करती रहती है, ऐसे चर्निंग करती रहती है, और वहां पे खाना पचता है, सार्किट विभाजन होते रहते हैं, और वहीं से सारे जूसेस निकलते रहते हैं, मतलब जो पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया। इसी को हम लोग पाचक पित्त का स्त्राव बोलते हैं। अलग अलग स्त्राव रहते हैं। और यह अन्न की पच्य अवस्था में ये ग्रहणी जो रहता है, जब खाना पक रहा होता है, पच रहा होता है, तो पित्ताशय और क्लोम से, क्लोम यहाँ पे पैंक्रियास को क्लोम बोला है यहाँ पर माधव निदान करने। तो वहां से पैंक्रेटिक जूसेस जो निकलते हैं, और ग्रहणी कला से, जो पित्त धरा कला से, सकस इंट्रिकस से जो निकलते रहते हैं, सब पाचक रस में मिलते रहते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर ये प्राकृतिक रूप से है तो सार्किट विभाजन तो नॉर्मल होगा, लेकिन जब ये श्लेष्मिक कला में विकृति आ जाती है, म्यूकोजल लेयर में विकृति आ जाती है, तो अन्न को ठीक से वो पचा नहीं पाती है, मथ नहीं पाती है, जिसके कारण कभी आधा अर्धपक्व या कभी कभी अपक्व अन्न ही मल द्वारा निकलते रहता है। तो इसलिए कहा है कि सा दुष्टा बहुशो भुक्तम आमवे विमुच्यति, मतलब जैसा खाया पिया है वो वैसे का वैसे ही निकलने लगता है।
अब इसी को टीकाकार ने ऐसा बताया, मधुकोश टीकाकार ने, तस्य संप्राप्ति पूर्वकम सामान्य लक्षणमा एकैकश इत्यादि, मतलब एकैकश से इसकी सामान्य लक्षण और संप्राप्ति बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि मूर्छिते रति वृद्धे मूर्छा मोह समुश्रायो इति धात्वार्थः, मतलब यहाँ पे जो मूर्छा शब्द जो बोला है, दोषते अर्थ मूर्छित ही, मतलब मूर्छा का अर्थ मोह और समुश्राय होता है। और जो मतलब यहाँ पर मूर्छा शब्द का मतलब है कि जो दोषों का उद्रेक होगा या प्रकोप होगा, उसके सारे सिम्टम यहाँ पे दिखाई देंगे। सा ग्रहणी दोषेर दुष्टा सती भुक्त आहारम माम पक्वम व विमुंचति, ऐसे बोल रहे हैं कि ग्रहणी कला जब दोषों के द्वारा दूषित हो जाती है तो सब प्रकार के खाए पिए को बिना पकाए ही आमावस्था में छोड़ देती है, आम की अवस्था रहती है, या फिर पक्वावस्था में भी छोड़ती है, मतलब कभी वो पकेगा कभी नहीं पकेगा, कभी आमावस्था रहेगी कभी पक्वावस्था रहेगी। और यहाँ पर एक और चीज बता रहे हैं कि वह शब्दार्थी का समुच्चय समुच्चय मानव धारण थे नरम व नारायण में चौभो स्वतः शुद्धो संजयत बभूतु इति। इन्होंने ये बोला है कि जब नर और नारायण ये दो शब्द जब बोला है तो उसका मतलब ये होता है कि अनेक अर्थ इसके लिए जाते हैं। ये तो सारे संस्कृत के वर्ड हैं, उसको हम नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पे जो हमारे लिए जरूरी है वो देखते हैं। तो इसमें जो शब्द बोले सरुजम, पक्वम व सरुजम, इसका मतलब यह है कि पीड़ा युक्त। और पुति शब्द बोला है जो दुर्गंध युक्त और बदबूदार ऐसा रहता है। तो वात प्रकोप से मोहरबद्धम मल गांठ, मल की गांठ बन जाती है। पित्त प्रकोप से पतला होता है। ग्रहणी रोग का मतलब होता है जो ग्रहणी कला जो रहती है उसका जो रोग रहता है वहां पे, उसको ग्रहणी रोग बोला है। अग्नि के अधिष्ठानभूत जो ये संस्थान रहता है उसको ग्रहणी कहते हैं। और महर्षि चरक बोलते हैं कि अग्नि अधिष्ठानस अन्नस्ते इत्यादि, मतलब पाचक अग्नि, ग्रहणी जो रहता है पाचक अग्नि का अधिष्ठान होता है, अन्न के ग्रहण करने के कारण उसे ग्रहणी बोलते हैं। और यह कहाँ रहता है तो नाभि के उपरिष्ठ भाग में अवस्थित रहती है और अग्नि के ऊर्ध्वज्वलन व्यापार को बल से सुरक्षित और पुष्ट होती रहती है। तो जितना अग्नि पाचक अग्नि मिलते रहेगा, पाचक स्त्राव होते रहेंगे, उतना वो पुष्ट होते रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और यह अपक्व अन्न को धारण करती है, पक्व अन्न को भी धारण करती है। और ये क्या करती है कि उसको पचाती है अन्न को। जब ये दुष्ट हो जाती है वात से, पित्त से, कफ से या सन्निपात से, तो वह उस दोष के हिसाब से वो अन्न को अन्न का मतलब परिपाक कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। और जो दोष के सिम्टम रहेंगे, जैसे वायु से रुक्षता रहेगी, गांठदार पन्ना ज्यादा रहेगा, और पित्त की वजह से पतला होगा, बदबूदार होगा, कफ से स्त्यांता बहुत ज्यादा होगी और कफ का उसमें डोमिनेंस रहेगा, सन्निपात से तीनों दोष उसमें रहेंगे। तो ऐसे दिखते हैं। और इन्होंने ऐसे बताया कि वो जब ग्रहणी कला दूषित हो जाती है तो वह पक्व अपक्व इस तरह के अन्न को आगे ढकेल देती है। दुर्बल अग्निना बला दुष्टमेव तो अमेव विमुंचति, मतलब वह ग्रहणी का अग्निबल दुर्बल पड़ जाता है तो वो आम या कच्चे और विदग्ध रस को ही आगे ढकेल देती है। सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि षष्टि पित्त धरा कला नाम, मतलब उन्होंने षष्टि पित्त धरा कला बताया है। और धातु और आशयों के अंतर सूचक मर्यादा को कला बोला है, मतलब धातु और आशय इसके बीच में कला बोला है उन्होंने सुश्रुताचार्य जी ने। तो ये ग्रहणी कला या पित्त धरा कला ये आमाशय और पक्वाशय के बीच में रहती है। और इसको पच्च मानाशय की मतलब जो कला रहती है उसको बोला जाता है। मतलब पच्च मानाशय को ग्रहणी कला ही कहा गया है, ऐसा इन्होंने बोला है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और आप लोग कुछ बताइए। अभी हम लोगों ने ग्रंथोक्त सब चीज पढ़ा, अब आप पेशेंट के बारे में बताइए। जी डॉक्टर कंचन मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो वो बताइए। और आपने एनालिसिस किया है कि वात से, पित्त से, कफ से कैसे सिम्टम होते हैं, ऐसा डिफरेंशिएट किया है? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ, ऐसे ही सिम्टम्स मतलब ऐसे ही संप्राप्ति होती है। आपने जैसे बोला, जैसे अग्निमांद है और पेशेंट क्या करता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ खाते रहता है और फिर उसका पाचन नहीं होगा ठीक से अग्निमांद होने की वजह से। फिर से नेक्स्ट डे वैसे ही करेगा कि कुछ ना कुछ खाना ही है उसका। एक तो किसी मिथ्या आहार करने की इच्छा रहती है, प्रज्ञा प्राप्त होता है, मतलब नहीं मुझे खाना है, खा लिया, फिर सेम दूसरे दिन वैसे होगा। तो ग्रहणी को तो कार्य करना है, उसका पाचन ही कार्य है, पर वो मंद हो जाता है।
तो वहाँ पे जो एक आम उत्पत्ति होती है वो वहाँ पे होती रहेगी और फिर ग्रहणी कला जो है वो दूषित भी होगी और उसका काम करना धीरे-धीरे करके कम होगी। तो जैसे वात में पेशेंट हमेशा आके पहले वो आधवान, आटो, शूल की कंप्लेंट करता है। आपने जैसे बोला गांठदार मल, सेम ऐसे ही कंप्लेंट होती है। पित्त में सेम ऐसे ही जस्ट बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आ रहा है, ऐसे बोलता है वर्ड कि मुझे फाउल स्मेल आ रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मल आ रहा है, बार-बार मुझे जाने की इच्छा हो रही है और कफ वाले पेशेंट सेम ऐसे ही बोलते हैं सर कि जैसे कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा मल है, पॉटी में एकदम चिपक जाता है, ऐसे बोलते हैं। और जैसे कि हम अगर ये पूर्वावस्था ही में ही अगर इसको अच्छे से मतलब हमारा डायग्नोसिस हो जाए कि नहीं ये कुछ तो भी ग्रहणी के पूर्व लक्षण है, अगर हम यहाँ से ही स्टार्ट कर दें मेडिसिन दीपन पाचन की, तो काफ़ी हद तक वो आगे की तरफ संप्राप्ति नहीं जाती है। जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए कृपया। आपने वातज, पित्तज, कफज ऐसे ग्रहणी देखे है क्या? मेरे पास तो जितने पेशेंट आते हैं आईबीएस वाले वो ऐसे ही रहते हैं, मतलब वो क्रॉनिक ऐसे पेशेंट रहते हैं और वो बोलते हैं कि हमको आंव पड़ा रहता है, मतलब हमें जैसे मैदा निकलता है उस तरह का मल प्रवृत्ति होता है और हर समय एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है उनको, जिंदगी भर परेशान 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 रहते हैं वो लोग, और चूरन वगैरह खाते रहते हैं, आसवरिश पीते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा परेशान रहते हैं। आकांक्षा जी आप बताएंगी कुछ? प्रणाम। प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर ग्रहणी के सर पेशेंट अधिकतर सर आते रहते हैं ओपीडी में सर, और बहुत ज्यादा मतलब ये लोग पेशेंट की एक रहता है कि स्टार्टिंग में ये लोग ध्यान नहीं देते हैं सर, बहुत इसको माइनर सी कंप्लेंट लेके जैसे आपने बताया आप गिरता है, लेकिन ये पेशेंट क्योंकि ये बहुत क्रॉनिक अवस्था में मतलब करीबन साल 2 साल 3 साल तो पेशेंट समझता है कि नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ एक स्टिकीनेस है, मतलब उसको सीरियस सिम्टम ना लेके जब वो पेशेंट आते हैं तो फिर वो चीजें बढ़ जाती हैं सर। और उसके बाद कई कई बार सर कुछ पेशेंट्स तो एक दो पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं कि सर 80 इयर्स की मतलब 75 to 80 इयर्स की एज हो गई है, लेकिन तब भी मतलब वो एलोपैथिक में ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, एडमिट होते हैं थोड़े दिन के लिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी उनको लूज मोशन हो जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हमको मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, इसके कंफ्यूजन में वो लोग दवाई लेते रहते हैं और कभी अतिसार हो जाता है उसी कारण, कभी एडमिट होते हैं फिर वापस आ जाए, तो ये उनकी स्टेज एकदम कंटिन्यू रहती है और मानसिक रूप से वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और साथ में इन पेशेंट में नींद भी नहीं आती है सर, क्योंकि वो मानसिक तौर से काफी परेशान रहते हैं। और स्टूडेंट्स का इसमें सर बहुत इफेक्ट पड़ता है इन लोगों को, मतलब क्योंकि पूरा दिमाग से कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं तो ये लोग भी मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। तो सर ग्रहणी और सर बहुत सारे पाइल्स के पेशेंट्स में भी अगर हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो मेन मतलब यही सिम्टम मिलता है कि जैसे पहले प्रवाहिका आपने पढ़ाया था तो कुंथन करने की उनकी हैबिट होती है, उसके बाद में फिर ग्रहणी चल के उसके बाद फिर ये पाइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं पेशेंट सर। जी सर। जी डॉक्टर प्रीति साहू जी आप बताइए। मैंने तो ऐसे पेशेंट देखे हैं कि ग्रहणी उनको ही होती है जिन लोगों को ओवर ईटिंग का शौक रहता है, बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खाना खाते हैं और उनको जरूर ग्रहणी रोग होता है, ओवर ईटिंग। और वो भी ज्यादा मैदा वाला चीजें खाते हैं, उनका मतलब उनको मालूम नहीं है कि वो क्या खाना है, कितना खाना है, उनको मालूम ही नहीं है, ज्यादा ओवर ईटिंग का शौक रहता है। लालची लोग जो रहते हैं, लोभी लोग, उनको ही हो जाता है। जी आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर शशि तिवारी जी आपका तबीयत कैसा है? डॉक्टर शशि तिवारी जी सुन पा रही हैं क्या? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज कैसी तबीयत है आपकी? आज भी ठीक है। तो आपने लंघन किया पूरा? हाँ, लंघन तो किया था। आज कितना परसेंट ठीक है? अभी थोड़ा 100%? सा वही कंजेशन है मेनली। ठीक है। डॉक्टर विन्यासा जी, विन्यासा जी आपने ग्रहणी के पेशेंट देखे हैं क्या? विन्यासा जी अभी शायद सो ही रही हैं तंद्रा में। डॉक्टर टिंकल यादव जी, प्रभात पांडा जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, कुछ बोलिए आप लोग। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आपने ग्रहणी के रोगी देखे हैं क्या? हाँ सर, अभी मैं एक रोगी की चिकित्सा कर रहा हूँ, तो वो 3-4 दिन से तो उनको मतलब आया ही नहीं था, लेकिन अभी जब मैंने उनको देखा तो मैंने उन्हें मृदु भोजन दिया, तो 2-3 दिन में सर जो है बहुत गांठें निकली उनके पेट से,
और इनका इतना अग्निमंद वो रहता है कि कॉन्स्टिपेशन है, मलावस्टम्भ है कि ग्रहणी है? सर मतलब उनको बार बार ये प्रॉब्लम होती है। वो ठीक है, लेकिन ग्रहणी का टिपिकल सिम्टम क्या बताया है कि मोहर बद्धम मोहर द्रवम। जी 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 कभी जी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी अतिसार होता है। जी 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 तो है क्या उनमें? सर कॉन्स्टिपेशन ही ज्यादा रहता है, अतिसार तो उनको नहीं होता है। तो वो ग्रहणी रोग नहीं है, वो कॉन्स्टिपेशन है। जी 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 हाँ, मलावस्टम्भ का प्रॉब्लम है। उसकी वजह से सर उनका अग्निमान धो के इतना हो जाता है कि उन्हें चेस्ट में भी निमोनिया टाइप का होने लगता है कभी कभी सर्दियों में तो। जी, ठीक है। और किसी को? विश्वनाथ जी आप बताइए, डॉक्टर मंगला जी, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर नवजोत कौर जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आप बताइए। हाँ सर, मैंने तो ऐसा पेशेंट देखा है सर। जी अभी तो एक पेशेंट है, वो बहुत साल से है सर, वो 15 साल से उसको है सर। कभी जी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन होता है। तो जी उसको पित्तज ग्रहणी है सर। उसको वो मल निकलता है, उसका बदबू रहता है, गंदा गंदा रहता है स्मेल। तो वो तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही ले रहे थे। उसको जी एक बार मैंने ट्रीटमेंट दिया था, वो कंटिन्यू नहीं किया, बीच में फिर से छोड़ दिया 15 दिन लेके। वो फिर जी से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही ले रहे हैं। मगर उसको पित्तज ग्रहणी है, कुछ भी पित्त का आहार थोड़ा भी खाए तो भी उसको तकलीफ ज्यादा ही होता है, बर्निंग भी होता है एक एक बार मोशन जाने के बाद में। जी सो और एक पेशेंट है सर, वो सोरियासिस पेशेंट है सर। जी वो पेशेंट वात पित्त प्रकृति है सर उसका। जी वो कौन सा भी दवाई लिए तो भी उसको पित्त ज्यादा बढ़ जाता है सर एकदम। तो जी उसको ऐसे ही होता है सर, एक बार कॉन्स्टिपेशन होता है, एक बार लूज मोशन होता है, और जी गंदा रहता है मल निकलने के टाइम में। उसको जी एक भी ज्यादा दवाई नहीं दे सकते सर। उसको मैं तो उशिरा से स्टार्ट किया सर अभी। जी और उसके साथ थोड़ा आरोग्यवर्धिनी वटी दिया है सर, जी देखने के लिए। जी अभी थोड़ा कम है सर उसको, ये तकलीफ नहीं है सर अभी, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, लूज मोशन भी नहीं हो रहा है। वो जी गंदा जो था, वो स्मेल भी कम हो गया सर अभी। जी दूसरा ट्रीटमेंट सोरियासिस के लिए कुछ मैं दिया तो पटोला कटकरोहिण्यादि कषाय, नहीं तो जी कुछ भी सूक्ष्म त्रिफला भी दिया था सर उसको। जी अभी 3-3 स्टार्ट किया था उसको, तो सूक्ष्म त्रिफला या आम आम पाचक वटी दिया था सोरियासिस के लिए। जी लगाने के लिए गंधक धृति दिया था। जी उसमें भी उसको ऐसे ही हुआ सर, 3-3 गोली दिए तो भी उसको ऐसा हुआ। इसमें कैसे समझते हैं कि उसको क्या देना है सर? आप दीपन पाचन से शुरू करिए ना। हाँ सर। पहले दीपन पाचन करिए, आम का पचन करिए, फिर सोरियासिस की चिकित्सा, कुष्ठ चिकित्सा सब करिए। जैसे कि रस माणिक्य दे रहे हैं आप, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धनी। आरोग्यवर्धनी तो कुष्ठ रोगाधिकार की दवाई है, तो आरोग्यवर्धनी दे रहे हैं। पंचतिक्त घृत गुगुल वो दे दीजिए। हाँ सर। सर एक्चुअली इसमें घृत डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं सर अभी तो पहले उसको दीपन पाचन करके घृत देना है। हाँ सर, दीपन पाचन के लिए तो सर मैं आम पाचक वटी अभी तो 30 दिन दिया हूँ सर उसको। जी अभी वो दीपन पाचन वटी वही आम पाचक वटी 2-2 गोली दिया था सर, सुबह जी दोपहर और रात को। जी और आरोग्यवर्धिनी वटी भी 2-2 दूध के साथ दिया था सर, जी खाने से पहले। जी। तो क्या अ, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है क्या? हाँ सर, वही सर उसको अभी तो एक ग्रहणी का सिम्टम्स कम हो गया है सर। जी जब उशिरा सा ऐड किया तभी उसको कम हो गया सर, उसके साथ उशिरा सा ऐड किया। जी अभी लगाने के लिए तो गंधक धृति दिया हूँ सर, थोड़ा सिम्टम्स कम है। मगर इंटरनली दवाई कुछ भी देने के लिए मुश्किल हो रहा है सर। क्या मुश्किल हो रहा है? तो वही सर, फिर से उसको ग्रहणी ज्यादा हो जाता है। तो अभी थोड़ा दिन और दीपन पाचन करिए। हाँ, ऐसे करना है सर। हाँ, अग्नि और प्रदीप तो नहीं है, तभी दवाई दीजिए। हाँ। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। सर सर बोलिए। इसमें सिर्फ अपन आरोग्यवर्धनी रोटी के साथ सिर्फ दूध देते हैं तो उसे दिया जा सकता है क्या इसमें सिर्फ? हाँ दे सकते हैं, आरोग्यवर्धन का अनुपान तो दूध ही रहता है, सोरियासिस में भी देते हैं। जी सर। हाँ, सर सर दूध कोई में प्रॉब्लम तो मैं नहीं जाए अदरक सर मिली। ग्रहणी रखने से? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है सर, दूध के जी साथ सर। देने से। ओके सर, थैंक यू। सर दूध में मैं अदरक डाल के उबालने के लिए बोला था सर उसको। हाँ हाँ तो सही है। अदरक डाल के गुड़
थोड़ा गुड़ डाल के पी रहे हैं। जी, कभी तो लाल शक्कर डाल के। अभी थोड़ा और अग्नि प्रदीप्त होने दीजिए, तब दीजिएगा बाकी दवाइयाँ। हाँ जब डिफरेंट। उनको तेज भूख लगने दीजिए, पेट हल्का होने दीजिए। हाँ ठीक है, डॉक्टर प्रीति साहू जी आप बताइए, और एक बजरंग जी आए हैं, डॉक्टर बजरंग जी। हेलो। हाँ जी प्रीति जी बताइए। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्ते, बताइए। सभी को प्रणाम। जी हाँ सर, मुझे खुद ही हुआ था जी ग्रहणी। जी। तो क्या एक्चुअली हम सिम्टम लोग क्या थे नई आपके? जगह शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे हार्ड वाटर था बहुत। जी तो स्टार्टिंग में बंद हुआ। मीन्स मेरे पापा एमबीबीएस होने की वजह से काफी दिन एलोपैथी ट्रीटमेंट ही चला। तब मैं जी थर्ड ईयर इंटर्नशिप में होगी जब ये जी स्टार्ट हुआ था सिम्टम। तो काफी दिन तक सारा इन्वेस्टिगेशन ही चलता रहा और एलोपैथिक मेडिसिन ही चलता रहा। नॉरफ्लॉक्सासिन ऑनिडाजोल कॉम्बिनेशन वही चलता रहा। सोनोग्राफी, सिवियर एब्डोमेन पेन था मुझे। जी और टिपिकल सिम्टम्स थे मुहुर्बद्धम, मुहुर्द्रवम, आत्मान, अटोप। और अगर कहीं अपन ने बाहर थोड़ा सा खाना खा लिया तो एकदम फाउल स्मेल, द्रव मल प्रवृत्ति, इस प्रकार से। जी तो काफी दिन तक एलोपैथी चलता रहा। उसके बाद फिर जब मैंने अपने टीचर से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बट जी। उसके बाद भी फिर ट्रीटमेंट लेती थे तब तक ठीक रहता था। तो क्या फिर मैंने ट्रीटमेंट क्या दिया? जब अपना पढ़ा, ट्रीटमेंट और सर टीचर ने लोग अभी क्या तो ट्रीटमेंट देते काफी थे? साल हो गए सर, ये 97 वगैरह की बात है ये। जी तो तब उन्होंने वही कुटच, घनवटी कुटच, परपटी, जी बिल्वाजीर वगैरह सब दिया था। जी तो मेडिसिन लेते थे तब तक ठीक रहता था। यानी स्टार्टिंग में सिर्फ अग्निमंद था। जी आजमान ऑटो उधर अग्निमंद इतना ही था। जब हेवी वाटर हमने घर शिफ्ट किया, वहां का पानी सूट नहीं हो रहा था मुझे। फिर धीरे धीरे सिम्टम बढ़ते गए और फिर मुहुर्बद्ध, मुहुर्द्रवम तक आया। अग्निमंद इतना था कि अगर मैं पानी भी पी लूं तो मुझे सिवियर एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, इतना होता फिर था? टीचर से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर इतना ज्यादा वो बढ़ गया था एलोपैथिक मेडिसिन ले लेके। जी तो फिर ट्रीटमेंट चालू था आयुर्वेदिक, तो जब तक लेती थी तब तक ठीक लगता था, लेकिन जी फिर भी मैं कुछ खा नहीं सकती थी। जी हाँ। फिर मैंने खुद ही पढ़ना स्टार्ट किया जी और योगा स्टार्ट किया साथ में। जी। और पूरा मार्च अप्रैल मई जून तक मैं सिर्फ टाक पे रही। अच्छा, तक्र पे केस। सिर्फ टाक पे, यानी मैंने खुद ही स्टार्ट किया था फिर वो। जी हाँ, इंटर्नशिप वाली बात होगी। जी और योगा स्टार्ट था दोनों समय। जी वेट में तो 15 kg वगैरह कम हो गया था तब। जी और फिर अपने आप सब नॉर्मल होता गया। मैं अग्नितुंडी वटी लेती थी सर, अपने जी मन से स्टार्ट किया था मैंने। जी लेकिन मुझे कोई उसकी यानी इतनी उष्ण है, पर मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। मेरा पेट दर्द नहीं होने लगा, मुझे अन्न पचन होने लगा। पर जी। सर जो अभी आपने टिपिकल सिम्टम्स बताए ना, वो सारे सिम्टम्स थे। अच्छा। आदमान, ऑटो, उदरशूल। जी और अभी मैं इतने पेशेंट देखती हूँ सर, इतना कॉमन हो गया है। और जी एक और चीज की इसमें स्ट्रेस बहुत काम करता है अग्निमंद में। जी बहुत ज्यादा पीजी मीन्स स्ट्रेस के वजह से और भी ज्यादा अग्निमंद होता है। जी। यही तो बताइए, या पित्त धरा कला तो साहेब, मज्जा धरा कला, स्ट्रेस से तो और बढ़ता है। बहुत ज्यादा। लेकिन इतना ज्यादा था कि मैं पानी भी और पीऊँ आपने तो कहा मुझे अग्नि उदरशूल तुंडी वटी स्टार्ट हो। उष्ण है, तो आपके शरीर में आम भी तो इतना ज्यादा था, तो अग्नि तुंडी हाँ ने पूरा बहुत आम ज्यादा का। था। हाँ लेकिन तब मुझे, हाँ तब मुझे इतना आयुर्वेदिक का इतना नहीं मैं। लेकिन फिर मैंने खुद ही पढ़ के स्टार्ट किया जी, तो इसीलिए एक्चुअली। तो आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने बताया। जी हाँ, एलोपैथिक डॉक्टर है पापा एमबीबीएस, उनके साथ ही मैं प्रैक्टिस भी करती थी तब से, जी फाइनल ईयर से ही। तो
पहले स्टार्टिंग में एलोपैथिक मेडिसिन ही शुरू था 1-1.5 साल तक, जी तो उससे और बढ़ता गया मेरा, जी क्योंकि उसके साथ मुझे ओमेज भी चालू था। जी और फिर एमडी में भी एडमिशन लिया तो स्ट्रेस फैक्टर भी था, जी तो बहुत ज्यादा सिवियर। जी। ठीक है, तो फिर बाद टोटल में कितना साल, आयुर्वेद से कितना साल आप सफर की, मतलब कितना साल आपको रहा ये सब प्रॉब्लम? काफी साल सर, 3-4 साल। 3-4 साल। अच्छा। स्टार्टिंग में सिर्फ एलोपैथिक ही चालू था, जी पूरी तरह। जी ये मीन्स एक लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस ही बोल सकते हैं। तब से मैं प्योर आयुर्वेद, उसके बाद मैंने कभी एंटीबायोटिक भी नहीं लिया, कभी मैं कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाती। जी। मतलब भगवान ने आपको ऐसा एक्सपीरियंस कराया कि आप एकदम शुद्ध आयुर्वेदिक हो गई, तो अच्छा हुआ हाँ, आपके शुद्ध लाइफ में। आयुर्वेद। हाँ, हाँ। अच्छा हुआ। सर आयुर्वेद अपने को चुनता है। जी आयुर्वेद में एडमिशन इज अपन, यानी धन्वंतरी भगवान अपने को सिलेक्ट करते हैं जी कि आप आयुर्वेद के लायक हो, अभी आयुर्वेद करो। जी, सही बात है। हम्म। हाँ, एक डॉक्टर बजरंग जी आए हैं, आप बताइए सर। डॉक्टर सर बजरंग जी। जी डॉक्टर बजरंग बोल रहा हूँ मैं। जी। आपको पता है एक पवन जी भी हैं इधर, और बजरंग बली भी आ गए, बहुत अच्छा हो गया। बॉस ये समस्या मेरे साथ खुद की है। हाँ जी, मेरे को बताइए। सर जी, 7-8 सालों से है ये, मतलब मैं अब इसको गृहिणी रोग समझूं या कॉन्स्टिपेशन, मतलब क्या मेरे क्या भूख तकलीफ क्या हो रही है आपको? भूख तो सर लगती है मुझे, लेकिन पेट में ऐसा भारीपन रहता है। जी और मतलब तो कॉन्स्टिपेशन से रहता है, पेट साफ नहीं होता कभी। जी। और ये मेरे को सर 8-10 सालों से है। तो केवल कॉन्स्टिपेशन रहता है कि अभी लूज मोशन भी होता है? लूज मोशन होता ही नहीं है सर मेरे को। तो ये तो कॉन्स्टिपेशन है ना आपका, ये ग्रहणी रोग कॉन्स्टिपेशन नहीं है। ग्रहणी रोग का एक टिपिकल सिम्टम है मूर्बद्धम मूर्द्रवम। नहीं सर, लूज मोशन तो कभी होता ही नहीं है, मतलब ऐसा हमेशा ऐसे होता है, पेट साफ नहीं हुआ और मैं चाहे कुछ भी खा लूंगा ना, तो वैसे पूरा दिन पेट भारी भारी रहेगा। हाँ, तो और ऐसा आपको लगे आम संचिति और मलावष्टंभ है, मल का विबंध है आपको, तो हाँ। आपको दीपन पाचन अनुलोमन दवाइयां लेना पड़ेगा। मेरे को सर फिर क्या लेना चाहिए आप? हेलो। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, प्रीति जी आप बताइए, श्रुति जी आप बताइए, कमल जी। हेलो। हाँ हाँ जी। सर, मेरे पास भी सेम पेशेंट, अब मैं हमने जो बोला ना, ऐसे पेशेंट था तो पेशेंट को फिर मुझे आवाज कट रहा है, कमल जी एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करिए, एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करिए। डॉक्टर कंचन जी, इनका इलाज बताइए आप, बजरंग जी का। ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, विबंध है, तो क्या लेना चाहिए इनको? सर मैं तो इनको सबसे पहले आरोग्यवर्धिनी त्रिफला गुग्गुल स्टार्ट करूंगी, हाँ। और अनुलोमन के हिसाब से अभयरिष्ट, और सर मल उनका एकदम गाढ़दार और चिकट होगा तो मैं चित्रकादि भी ऐड करूंगी आरोग्यवर्धिनी के साथ, दोनों दूंगी क्योंकि जी काफी क्रॉनिक है। तो आरोग्यवर्धिनी, चित्रकादि, वटी, त्रिफला गुग्गुल, अभयरिष्ट, जी। और बाकी डाइट समझा मैं तो दूंगी। घी दूंगा खाने के लिए ज्यादा, और मात्रा बस्ती अगर तेल का लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तेल का मात्रा बस्ती, और तक्र का सेवन। सर आपकी वजह से अभी आज मतलब एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि जैसे कि ग्रहणी, हम जैसे अभी आपने बोला कि नहीं, मलावा स्तंभ है और ग्रहणी, इसमें डिफरेंस काफी अच्छे से क्लियर कर दिया आपने सर आज। सभी को ग्रहणी नहीं बोलना है, मोहर हाँ, बद्धम मोहर द्रवम, ये ग्रहणी रोग होता है। मतलब आपने अभी पूरा पॉइंट ही क्लियर कर दिया। थैंक यू। थैंक यू। अरविंद अरविंद सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताएं मेरे को ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देखिए, आम पाचक वटी ले लीजिए, तक्र ले लीजिए, आरोग्यवर्धनी वटी ले लीजिए। चित्रकादि वटी से आपको मतलब कुछ तकलीफ होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता है, आपकी नहीं सर, प्रकृति क्या है? मैंने लेके देख लिया सर, मैं मतलब त्रिफला चूर्ण लेता हूँ तो भी मेरा पेट साफ नहीं होता, मतलब इतना क्रूर कोष्ठ है मेरा। क्रूर कोष्ठ है तो आपको तेल का बस्ती लेना पड़ेगा, शीरबला तेल का, तब वो सॉफ्ट होगा। और आपके पास लहसुनादि वटी है क्या? नहीं है सर, ले लूंगा मार्केट से। हाँ, मार्केट वाला तो अच्छा नहीं रहता है, मैं आपको भेज दूंगा, आपके पास मेरा नंबर होगा, मैं आम पाचक वटी, लहसुनादि वटी ये भेज दूंगा। नंबर मैं नहीं आपको है ना, सर मेरे पास आपका। मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, मेरा दवाई लीजिए, आप पूरा ठीक हो जाएंगे 3 महीने में।
ठीक है सर, आप हाँ, मैं अपना नंबर देता हूँ। क्या है ना कि ये कॉन्स्टिपेशन जो रहता है ना, लोग परेशान रहते हैं कि लाइफ लॉन्ग उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, उनको मतलब हर समय तकलीफ तकलीफ तकलीफ। वो लोग आप कैसे, अभी आप बैठे तो है नहीं, आप दवाइयां तो कितने सालों से खा रहे होंगे, और इसमें केवल पेट साफ करने वाला लैक्सेटिव लेके काम नहीं होगा, वो पूरा अंदर जो ये जो है ना पकवाश है, उसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि ना आपका वो इतना क्रूर कोष्ठ है, तो आपको हर समय तकलीफ होता होगा, सांस फूलता होगा, पेट साफ नहीं होता है, तो दिन भर अधमान। देखिए मेरा नंबर वो चैट बॉक्स में देखिए। सर ऐसा समझो, अगर पेशेंट आता है तो यहाँ पे भी हम दीपन पाचन से स्टार्ट करें या डायरेक्ट घी खिलाए? फिर दीपन पाचन के बिना तो घी नहीं भी नहीं पचेगा ना। पचेगा ही नहीं ना, तो नहीं। हम 3-4 दिन फिर दीपन पाचन करा के फिर घी खिलाए, है ना? हाँ, जी सर। और घी भी ज्यादा नहीं देना है, 1-2 चम्मच से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। ओके, एक सर क्वेश्चन था। अभी जी मैं, आप जैसे लंघन बताते हो ना, हाँ जी अभी हमारा चल रहा था बीच में, तो जी। मैंने काफी पेशेंट को बीच में लंघन दिया, काफी पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पर 1-2 पेशेंट थे कि वो बोल रहे थे जिस दिन लंघन कर रहे थे ना 2 दिन, तो उनको मोशन ही पास नहीं हुआ, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? केवल लंघन करने से? हाँ तो लंघन भी एक वो डॉक्टर मनोज दामा जी आए थे, वो क्या बोल रहे थे, मैं लंघन कर रहा था तो तक्र पी रहा था 6 लीटर। नहीं, वहां पे वो मतलब मैंने जैसे दाल का पानी, चावल का पानी ऐसे बोला था, एक दिन पहले चावल का पानी। इसीलिए कुछ तो ऐसा चीज दीजिए जो मतलब पेट भी साफ करे, तो तक्र जो रहता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। या फिर आप कोई भी चीज दे रहे हैं तो उसमें हरित की चूर्ण डाल के दीजिए। ओके ओके, हाँ ऐसे कर सकते हैं। हाँ। जी, इनकी प्रकृति भी पूछनी पड़ेगी ना डॉक्टर वैजी। बजरंग जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या, हमें आपको दिखा सकते हैं क्या कि आप कैसे दिखते हैं? बजरंग जी, हाँ रुकिए, मैं आपको ये करता हूँ स्पॉटलाइट। आप कुछ बोलिए, यहाँ मेरे को करने को नहीं आ रहा है। वैजी जी नमस्ते। प्रणाम, वंदना मैम। हाँ वैजी, ये कह रहे हैं जिस पेशेंट में लंघन के बाद ड्राइनेस आ रहा है, तो उसकी प्रकृति भी पूछनी पड़ेगी ना, क्या हाँ, प्रकृति है? ये बजरंग जी आप दिख रहे हैं, आपको क्या कॉन्स्टिपेशन है क्या बजरंग जी? हाँ सर, कॉन्स्टिपेशन है मुझे। और क्या, कैसे शुरुआत कैसे हुआ और कब से हुआ, ये सब डिटेल में बताइए। मैं 11th और 12th में सर मैं स्टडी कर रहा था, जी तब मतलब मैंने मिथ्या आहार विहार किए थे, मतलब अचार बहुत ज्यादा खाया था मैंने, तो उससे जी क्या हुआ, मेरा पेट खराब हो गया सर। जी और उसके बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में गया तो हॉस्टल में रहता था, जी। हॉस्टल का खाना भी अच्छा नहीं था, उस वजह से सर मेरे ये दिक्कत हो गई। तो अभी आप प्रैक्टिस करते हैं? नहीं सर, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, वैसे मैं राजस्थान में बीकानेर जिले में अभी आरबीएस के प्रोग्राम में लगा हुआ हूँ प्रैक्टिस वाला सर। मैं अभी मतलब आपके से कोचिंग ज्वाइन करके आगे देख रहा हूँ सर करने की। अच्छा, लेकिन बीएमएस हो गए ना आप? हाँ बीएमएस हूँ मैं सर, गंगानगर कॉलेज से मैंने बीएमएस पास आउट किया है। जी, तो आपको भूख नहीं लगती है कि लगती है? भूख नहीं लगती सर मेरे को, आगमन सा मतलब आगमन सा रहता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत। जी जी। और पेट क्या फुला फुला रहता है? हाँ पेट ऐसे लगा जैसे मतलब भूख लग रही है लेकिन पेट फुला हुआ है। अच्छा, मतलब वो आम संचित ही बहुत ज्यादा है पेट में ना, हाँ 4-5 किलो आम है पूरा। हाँ सर। जी ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए इनसे। सर मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही, सर इनको भी लंघन बोल सकते हैं ना? हाँ लंघन बोल सकते हैं। आप ना सर क्या करिए कि जो दाल का पानी होता है ना, युष, वो पीजिए, और शुंठी सिद्ध जल पीजिए, षडंग पानी पीजिए, और भूखे रहिए आप जब तक तेज भूख नहीं लग रही है तब तक। दाल का तक्र पानी पीजिए, तक्र। तक्र पीजिए, दही में पानी डाल के पतला करके, और वो छाछ जो बोलते हैं आप लोग, आप राजस्थानी लोग तो बहुत पीते हैं। हाँ सर, छाछ तो यहाँ खूब है। हाँ, तो वो दिन भर पी के रहिए आप, 7 दिन 10 दिन वो पी के रहिए, जब तक पेट खुल के भूख नहीं लग रही है तब तक। सर ठीक है सर, खाना मतलब खाना खा तो सर सकते इसमें हैं? क्या कमल जी, कमल जी कुछ बोल रही थी? इसमें परहेज पथ्य क्या बताना चाहिए? पथ्य यही है कि हाँ, बिना भूख के पेशेंट को खाना नहीं पथ्य क्या खाना, बताना चाहिए? बिना भूख के खाना नहीं खाना, यही परहेज है। खा तो सर कुछ भी सकते हैं सर इसमें। सर के ज्यादा जैसे खाना मेरे पास पेशेंट है लेकिन उसका वेट लॉस हो रहा है सर, तो ठीक है पेशेंट ना, का ये होने 18 दीजिए ईयर ना। से।
पहले होने दीजिए, आम का क्योंकि पचन हो जाएगा 48 ना। था, 40 हाँ पूरा लेकिन कम हुआ था सर, लेकिन पेशेंट थोड़ा सा हरी मिर्च वगैरह ऐसे खा लिया और वड़ा पाव जैसे खा लिया तो पेशेंट का बिगड़ गया पूरा। अभी पेशेंट को फिर से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन पेशेंट और का वड़ा पाव कॉन्स्टिपेशन क्यों सर खा ने रहे जो हैं? बोला ना आदमान आटोपी, तो वड़ा पाव क्यों खा रहे ये हैं? वो खाया मैदा का होता उन्होंने। है। हाँ तो तो सर वो उसका बिगड़ गया ना। अच्छा हुआ था पूरा 3 महीने में, आपने जैसे बोला पहले, उसको मैंने मात्रा बस्ती शीरवाला से भी दिया था, थोड़ा सा लघु विरेचन मान के गंधर्व हेल्थ की भी दी पेशेंट को, सूक्ष्म त्रिफला, थोड़ा सा लिम्फ नोड एनलार्जमेंट थी इसलिए सूक्ष्म त्रिफला और केशर गुड़ आरोग्यवर्धिनी वो सब पंचामृत ठीक है, प्रति उन्होंने वड़ा पाव क्यों सूक्ष्म खाया? घृत के साथ सुबह जी वही उन्होंने आपत्ति किया ना सर, वो उससे लगा अभी मैं ठीक हो गया ये से, तो उसने परहेज नहीं पाला और फिर से सब स्टार्ट हो गया, जैसे सर बोले ना अभी वो सब सिम्टम्स उसके स्टार्ट हो गए और उसका वेट भी लॉस हो गए। तो सर के जैसे ही सर इसमें पेशेंट को तक्र सेवन कर देना चाहिए क्या, या हाँ, लंघन ही सेव करना चाहिए? लंघन और जय तक्र का मुरली सेवन दोनों करना चाहिए और घृतपान करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच, दो दो चम्मच, अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए, है ना। ठीक है बजरंग जी, आप ठीक हो जाएंगे। आप मेरा देखिए चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया है, मैं आपको आम पाचक वटी दे दूंगा, लहसुन आदि वटी दूंगा और अपना माइल्ड विरेचन वटी दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चिंता मत करिए, पूरा ठीक हो जाएंगे। सर शुंठी सिद्ध एरंड तेल भी दे सकते हैं ना इसमें? हाँ, शुंठी सिद्ध एरंड तेल, आप क्या सिद्ध नहीं, आप एरंड तेल लीजिए, कैस्टर ऑयल 4 चम्मच, उसमें शुंठी 1 चम्मच डाल के गर्म पानी के साथ डाल के पी लीजिए, सुबह पेट साफ हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप बहुत अच्छे हैं। सर इसमें मात्रा बस्ती में 200 को एडिशनल ऐड करना पड़ेगा क्या? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, इसमें आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। मात्रावस्थी में क्या? हाँ जी बोलिए। 15 मैम का भी आवाज कट रहा है, 15 मैम का आवाज कट रहा है। कॉन्स्टिपेशन तो आदमा नाटक और कॉन्स्टिपेशन हुआ पेशेंट को, अभी सर का बोला, तो उस टाइम पे सर हम मात्रा बस्ती चंदन बला से दे या शीर बला से, कोई भी चलता है? दोनों स्नेहन होना जरूरी है, दोनों काम करेगा, दोनों काम करेगा। अब देखिए पवन जी भी आ गए। ओके सर। हाँ पवन जी आप भी आ गए और बजरंग जी भी आ गए। प्रणाम सर, मैं तो सर शुरू से ही आ रहा हूँ, मैं तो हाँ जब से स्टार्ट हुआ। एक बार सर, तो राम जी आते थे, राम पोखरे जी और एक दशरथ चौधरी जी, राम जी भी आ रहे थे और एक लवकुश जी भी आ रहे थे। हमारे राम रामायण जी आ तो जाता आप है ही, यहाँ पे। आप तो हमारे राम जी तो आप ही है सर। जी जी सर, जितने भी लोग आते हैं ना, मोस्टली 70% लोग, 70% लोग वो जबर संप्राप्ति के साथ आते हैं। जब उनको फीवर होता है और वो खाना नहीं छोड़ते तो आम ज्यादा बढ़ जाता है और फिर उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ऐसे पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं और वो कुछ भी खाते हैं तो अफारा आ जाता है, फिर ये बार बार कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया और कभी उनको लूज मोशन हो गया, और फिर वो लोग क्या कहते हैं, लीवर, मेरा लीवर खराब हो गया डॉक्टर साहब जी, मेरा लीवर काम नहीं करता। उनको ये पता नहीं होता लीवर, मैं पूछता हूँ लीवर कहाँ पे अभी तेरा, तो नाभि पे लीवर बताते हैं। मतलब मोस्टली 70% लोगों को ये प्रॉब्लम है और ज्यादातर लोग फिर उसके बाद आईबीएस में लैंड कर जाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो लोग जैसे जिनको रिकरेंट लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और है तो ये ग्रहणी दृष्टि की वजह से, और वेट लॉस भी हो रहा है, फीवर की हिस्ट्री भी आ रही है जैसे, और डायग्नोसिस में इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है, तो आयुर्वेद एस्पेक्ट से हम उनको किस में फिट करेंगे, मतलब किस दृष्टि से? ग्रहणी रोगी है ना, वातज ग्रहणी रोगी जाके यक्ष्मा शोष कर रहा है तो इंटेस्टिनल टीबी हो जा रहा है, ग्रहणी रोगी है ना। हाँ ठीक, तो उसमें आप लोग मतलब को ये देखना जैसे पड़ेगा हम कि वातज है कि पित्तज है कि कफज है। जी, वो तो मोस्टली ना सर पित्तज ज्यादा मिलता है और वो ज्यादा मिलता है, कफज ज्यादा मिलते हैं। हाँ तो वो देख के और चरक संहिता खोल के जो चिकित्सा बताइए वो दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे पेशेंट। जी ठीक है, डॉक्टर मीनल गुप्ता जी आप कुछ बोलना चाहेंगी क्या? सर नमस्ते। सर मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ ना,
मैं बताइए। जैसे मैं मॉडर्न में तो डायग्नोसिस हो गया भाई, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसका जो अमाउंट पॉजिटिव आ गया, या गोल्ड टीबी फ्रॉन गोल्ड पॉजिटिव आ गया, और क्लासिकल सिम्टम भी मिल रहे हैं। अगर मैं अपने सिंपल पर्चे बात पे है, अग्निमंद सुनो होगा। सर, हाँ सर सुनो एक मिनट। अगर मैं जैसे मॉडर्न वाले लिख देते भाई इसका इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, तो मैं अपने पर्चे पर क्या लिखूं उसका डायग्नोसिस? अगर मेरे आप को उसको ये ग्रहणी रोगी लिखिए, और ये सिंपल बात है कि अग्नि दुष्टि है, और ग्रहणी कला को जो उसका खुद का है वहां पे रस धातु नहीं बन रहा है, रक्त धातु नहीं बन रहा है, तो उसको पोषण नहीं करेगा तो शोष होगा ना, वो खुद ही सुख रहे, क्योंकि जी वहां पे जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, इसलिए शोष की संप्राप्ति हो रही है, ग्रहणी भी है और शोष भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको घृत पान कराना, और अग्नि बढ़ा बढ़ा के धातु अग्नि को अच्छा कर करके, और वहां पे शोष अपने आप ठीक हो जाएगा घृत पान कराएंगे तो। उसमें लंगन कराए, घृतपान कराए, और फिर और उसके घृत बाद पान में आप सादा घी भी पिला सकते हैं, नहीं तो दाढ़ी मादी घृत है, कितना बढ़िया काम करता है, या फिर पंचतिक्त घृत है, महातिक्त घृत है, या वो फिर तो आप। सर उसके उसके अकॉर्डिंग होएगा ना, जैसे अगर किसी को पित्त जाए तो कफ जाए, जैसे हाँ पित्त में ही तो हाँ। जी जी। सर मेरे लिए सर सर नमस्ते। सर हाँ जी बताइए। सर तो जो बात तो पित्तज कफज तीनों टाइप में भी सेम मुहुर द्रवम मुहुर बद्धम सिम्टम वो तो रहेगा? होगा ही, वो होगा ही, लेकिन अब जैसे वातज है तो उसमें गांठदारपना ज्यादा आएगा, जी जी पित्तज है तो उसमें लूज मोशन में पीलापन ज्यादा आएगा और जी बदबूदार रहेगा, बदबूदार रहेगा जी। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, लेकिन सबका कंसिस्टेंसी थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। अलग कफ अलग रहेगा तो उसके साथ कफ म्यूकस भी आएगा थोड़ा। जी सर। जी सर मैं कभी ऐसा देखते हैं कि 3-4 बार दिन में मोशन रहता है पर कंसिस्टेंसी नॉर्मल रहता है, तो उसको ग्रहणी में लाएंगे या और वो जो एक तो इवैक्यूएशन पहले तो प्रॉपर नहीं रहता है हुआ है ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग वाले पेशेंट को ऐसा रहता है कि वो खाए पिया पचता नहीं है, उन लोग का अध्यशन ज्यादा होता है, अजीर्णाशन, हाँ हाँ, विषमाशन, ये ज्यादा रहता है उनका। तो उसको आपने सर ग्रहणी थोड़ा में नहीं टेस्ट ही बोलेंगे? करेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कि पहले का खाया पचा नहीं है कि फिर से खा लेते हैं, हाँ बार बार ऐसा तो खाते हैं। हिस्ट्री था सर। सर वातज ग्रहणी में जैसे अक्सीर वाला तेल का वो दे दिया, मात्रा वस्ती दे दिया, इसमें घृत का कौन सा घृत इसमें सिलेक्ट करें? बस्ती के लिए, नहीं सर, उसमें वैसे ओरली देने के लिए। खाने के लिए तो हाँ वातज ग्रहणी में हम शतावरी, मतलब मधुर मधुर रसात्मक दे सकते हैं, शतावरी घृत दे सकते हैं सेंधा नमक डाल के, या फिर आप जी, दाढ़ी मादी घृत, मतलब वात वाला जो है वो मधुर रसात्मक रहता है ज्यादातर। शतावरी घृत ज्यादा बेस्ट रहेगा उसके लिए। हाँ शतावरी घृत दे दीजिए। और मात्रा वस्ती दे दो उसको अक्सीर वाला हाँ तेल से, जी दोनों बेस्ट जी। जी। थैंक यू सर। अश्वगंधा घृत है, विदार्यादि घृत है। सर इसमें शोष रहता है पेशेंट का वेट लॉस, तो सुवर्णकल मानो सुवर्णवसन स्वर्णमालिनी मागदी वगैरह वसंत है, चालू कर राज सकते हैं क्या मृगांक रस, पेशेंट? हाँ राज मृगांक रस है, स्वर्णमालिनी वसंत है, वो दे सकते हैं। और ये जो मैंने बताया ना अश्वगंधा घृत, विदार्यादि घृत, वो दे सकते हैं, एक एक चम्मच, ज्यादा नहीं देना है, अग्नि जब तक नहीं बढ़ रहे तब तक थोड़ा थोड़ा ही देना है घृत। ओके ठीक है। ठीक है डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम, बताइए। सर ये एक आम बात का पेशेंट डिस्कस किया था सर कल परसों में आपसे, हाँ तो उसी पेशेंट के लिए पूछना था सर। अभी जैसे उनका लंघन करवा रहे हैं और स्वेदन करवा रहे हैं, और उसके बाद सर विरेचन लिखा है, जैसे कि दीपन पाचन हमने उनका कर दिया, पंचकोल उनका काढ़ा दिया है, त्रिकटु का भी सेवन करवाया बीच में, और उनको भूख कम लग रही थी सर, तो अग्नितुंडी वटी भी मैंने उन्हें ऐड करी, क्योंकि दोनों दीपन द्रव्यों के बाद भी उनको भूख नहीं लग रही थी बहुत अच्छे से, तो उनको अग्नितुंडी वटी दी मैंने। उसके बाद सर उनको 2-3 दिन तो पेन में काफी रिलीफ था जब मैंने उनका रूक्ष स्वेदन किया, और उनको मैंने फिर पार्शियल 3-4 दिन रूक्ष स्वेदन करने के बाद जहाँ जॉइंट्स में ज्यादा पेन था वहां मैंने उनको ऑयल का एप्लीकेशन करवाया था, मैं कॉटन चुका दिया, मुरी वन्ना का मैंने प्रयोग किया था, और सर उसके संग आग के पत्ते पे उसको अप्लाई करके उनका बंधन भी किया, जिससे कि उनको लोकलाइज स्वेलिंग में कमी हो जाए। 3 दिन तक सर प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं थी, उनको अच्छा आराम आ रहा था। सर उनको आज जैसे कि 2 दिन से इस एरिया में थोड़ा सा एकदम शीत लहर आई है, तो एकदम जैसे ठंड बढ़ा तो वो पेन इंक्रीज कर गया है। उनका 5 डेज ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा पेन इंक्रीज किया है। तो सर इनको मैं विरेचन प्लान कर रही थी, तो विरेचन के लिए घृत का पान अभी कराऊं
या फिर बिना घृतपान करके, क्योंकि मैं इनको एरेंड्रस खरीद की रात को दे रही हूँ जिससे कि उनका मोशन क्लियर हो, क्योंकि वो पिछले कुछ समय से, मैंने आपको बताया था, कुटकी और इंद्रायण की जड़ और चिरायता ले रही थी, और अभी वो बंद किया उन्होंने, अपने आप ही बंद कर दिया। मैंने कहा कि बंद नहीं करना, पर उन्होंने कहा मैम एरेंड्रस खरीद की थी, मेरा अच्छा मोशन क्लियर हो रहा है, तो एरेंड्रस खरीद की वो उसके लिए ले रही हैं। पर सर अब मैं ये सोच रही हूँ कि उनको आप पहले ये देखिए कि अग्निमांद्य है कि नहीं है। अगर अग्निमांद्यता है तो आप घृत देंगी तो और अग्निमांद्य नहीं होगा क्या? हाँ सर, इसीलिए मैं सोच रही हूँ तो विरेचन अभी नहीं लिया जाए, क्योंकि अभी उनको ऐसे कुछ दिन, 2 या 3 दिन अगर अग्नितुंडी बत्ती देने के बाद प्रॉपर भूख लगने लगती है, हाँ उसके बाद ही उनका जी घर प्लान करके विरेचन दिया जाए, या जी, फिर अभी उसको नहीं दिया जाए, ये सोच अभी रही हूँ। मत दीजिए, अभी थोड़ा पहले अग्नि और बढ़ने दीजिए। और आपने खाने पीने में क्या दिया? सर खाने पीने में मैंने उनको मूंग की दाल और दलिया और ये गरम जो उष्णोदक है वो पीने के लिए कहा है, और बहुत ज्यादा नहीं, हल्का ही, जैसे कि जो ग्रीन वेजिटेबल होती है, जैसे लौकी है, तुरई है, और रोटी के संग एक लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंघन सर यहाँ पेशेंट नहीं कर पाते हैं कि वो बिल्कुल भूखे रहे। और कोई इसमें ये बात भी नहीं, पूछना है कि तक्र का सेवन इसमें यहाँ पर आम बात के पेशेंट में हम उनको रिकमेंड करें या आप नहीं करें? तक्र जब देंगी और ठंडी है तो आप उसको हल्दी डाल के पतला करके कड़ी जैसा बना के और छान के तब दीजिए। गरम गरम पियेंगे ना तो तक्र का अच्छा फायदा होता है। तो तक्र को गर्म करके दूं हाँ, कड़ी की तरह। और हल्दी सेवन? हाँ, तो मैंने इसलिए भी तक्र नहीं दिया था क्योंकि मौसम उसमें यहाँ पर बेसन ठंडा नहीं चल डालना रहा है, है। बेसन नहीं डालना है, केवल उसमें हल्दी डाल के पतला गरम गरम पीना है। हम तो कड़ी पीते ही है ना, तो उसमें क्या है। हाँ तो सर लंघन के संग जो इनका इस तरह से तक्र सेवन करा सकते हैं। हाँ, डॉक्टर मनोज कुमार दामाजी आए हैं क्या? डॉक्टर मनोज कुमार जी, प्रणाम सर। आप कितना तक्र पीते थे जब लंघन कर रहे थे तो दिन भर में? मैं तो 6 लीटर पीता था सर। जी, तो अभी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, अब तो हलवा हलवा सब खा रहे हैं, फिर ठीक है अब। देखिए, इन्होंने पूरा लंघन किया और इनका आईबीएस भी ठीक हो गया, एलसीएल भी ठीक हो गया और अब एकदम स्वस्थ हो गए। अब हाँ सर, भी बस आम बात का पेशेंट है, इसलिए उसको पेन वगैरह में इंक्रीमेंट ना हो, इसलिए तक्र को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं गरम किया। करके दीजिए, गरम करके। अभी भी ले रहे हैं उसमें हम तो गरम। हींग भी डाल सकते हैं ना सर, उसमें हींग डाल डालो, सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, जीरा सेंधा अजवाइन लवण डालो, जी, तो उसका टेस्ट बन जाएगा अच्छा पीने का। और दीपन पाचन काम होते रहेगा। और लंघन, उनको बोलिए खाना वाना मत खाओ, तक्र पी के रहो। जी, सर वो छानना है ना सर? छान देंगे तो ज्यादा अच्छे से पिया जाएगा और वो मतलब ऊपर का वो सब नहीं जाएगा, प्लेन एकदम पतला जाना चाहिए। जी, चूर्ण भी डाल लो, चाहे हिंगवाष्टक लवण भास्कर बीच में। बराबर। मनोज तो सर कुमार जी, ठीक है, आप कुछ इसमें बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, परसों आपने 7 बजे का लिया था क्लास सर? परसों कल मैं तो नहीं डेली लिया आपने। लेता हूँ, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मेरे पेशेंट रहते हैं ना। मेरा परसों भी हुआ था, कल भी हुआ था। परसों वाला रिकॉर्डेड तो वीडियो देख लीजिए फेसबुक पे। ठीक है सर, मैं देख लूँ। और मनोज कुमार जी, आप कैसे मोटे ताजे हो गए, हेल्दी हो गए? नहीं अभी तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा 2-3 किलो वजन तो बढ़ा है, 2-1 किलो वजन तो। जी, लेकिन पहले से बेहतर है। बसंत माल तिलक से स्टार्ट किया है सर, और भी दूसरी 2-3 चीज स्टार्ट की आपने बताई थी। अभी कमल जी बोल रही थी ना कि उनके पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, तो ये अगर खाए पिया पचेगा नहीं तो वेट लॉस नहीं होगा क्या? हाँ वो तो है बिल्कुल सर। ये और दूसरी बात एक और है, जैसा मैंने महसूस किया कि हम वेट पे ध्यान न देके अगर हम उसकी मूल कारण पे ध्यान देंगे तो 1-8 किलो वजन तो और भी कम हो सकता है। जो आप आपका अभी कितना कम हुआ था लंघन के टाइम पे? लंघन के टाइम 2 किलो कम हुआ था, 65 किलो तो था ही मेरा, 63 किलो हुआ था, फिर उसके बाद फिर ठीक हो गया। हाँ वही तो वजन से तो चिंतित सर होने की इसमें जरूरत नहीं। एक मुझे ये पूछना था, आम बात में हम मूर्छित तेल से भी अभ्यंतर स्नेहपान करा सकते हैं? आप देखिए ना, सिद्ध घृत भी दे सकते हैं या नॉर्मल घी भी दे सकते हैं। अग्नि बढ़ने दीजिए तब दीजिए। और अग्नि तब बढ़ने तक के आप बाद एरेंडरी शरीर की टैबलेट देके अनुलोमन करते रहिए। सर एरेंड्रस चली रही है सर, और अगर जब शुरू करूं तो इसमें तेल ज्यादा प्रेफरेंस लूं या फिर घृत से कराऊं इसका घृतपान? तिल नहीं, सेवन। तिल से तो पांडुरोग हो जाएगा। तिल नहीं देना चाहिए। आप पांडुरोग का संप्राप्ति देखिए, हेतु देखिए, उसमें तिल मना किया गया है। तिल ज्यादा 1 या 2 चम्मच ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए कभी, वो पचेगा ही नहीं तेल। और तेल का, हाँ, तेल सेवन जब हम करते हैं तो युष देने का बताया है, घृत देते हैं तो कोष्ण जल बुलाए। तो तेल तो ऐसे नहीं देना चाहिए, नहीं तो और भी वो ज्यादा तकलीफदायक।
आप तेल कभी पी के देखिए 50 ml, आपको सुबह से शाम तक भूख ही नहीं लगेगी। और वो पांडु रोग का हेतु बताया, क्योंकि तेल जो रहता है उष्ण रहता है, उष्ण वीर्यात्मक, और घृत रहता है शीत वीर्यात्मक। घृत ज्यादा अच्छा है स्नेहन के लिए। सर इसमें एक बार में 50 ml घृत देके और सद्य विरेचन करवा दूं? करा दीजिए बाद ना, में? अच्छा रहेगा। अच्छा, दीपन पाचन हो गया, सद्य विरेचन। जी मनोज कुमार जी, कॉन्स्टिपेशन में तिल तेल का बस्ती कितने दिन तक दे सकते हैं? वो तो आप जब तक पेशेंट का ठीक नहीं होता है तब तक दे सकते हैं, मात्रा बस्ती। सर इसमें पांडु का कोई रिस्क नहीं नहीं नहीं, रहेगा? नीचे से जब देते हैं, शोष्य मान्य वहनी का काम होता है ना, नीचे जी से जी देने में प्रॉब्लम नहीं होता है। जी ऊपर सर। से जाठराग्नि की क्रिया उपहत होती है, इसलिए वो नहीं, ऊपर से नहीं देना चाहिए तिल तेल। जी जी सर, ठीक है। हाँ मैक्सिमम जितने भी ऑयल सर हम देते हैं वो सब तिल तेल के बेस में ही बने होते हैं ना। हाँ, तिल तेल या नारियल तेल में बने होते हैं, तो वो हाँ, नारियल तेल नीचे तिल तेल में बने होते हैं, नीचे से जितने दे भी सकते ऑयल। हैं, ऊपर से नहीं देना चाहिए। जी डॉक्टर प्रणव जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या सर? प्रणव जी। सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जी कहाँ पर? नासिक में सर, जी आयुर्वेद सेवा संघ। जी तो सर मेरा एक दोस्त था जी जिसको फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था। उसने पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट ली, बाद में मैंने उसको महामंजिष्टादि काढ़ा, सारिवादसव, पंचतिक्त दे लिया, और एक ट्यूब दिया था जो चर्मदल है ना, तो लेकिन उसका बहुत बैठ गया था, मतलब कम हो गया था, लेकिन फिर से उसको अभी रिकरेंट कंडू वगैरह आना चालू हो गया है। तो उसको क्या दिया जाए? आपने कहा कि मेरा एक दोस्त था, तो अभी दोस्त नहीं है क्या? हाँ सर, है अभी तो दोस्त आपने तो ऐसे नहीं। बोला कि दोस्त था मेरा, वो कर रहा था, अब दोस्ती टूट गई क्या? नहीं नहीं, है। तो आप पहले दीपन पाचन से शुरू करिए। दीपन पाचन, फिर उसके बाद में मतलब उसका भूख अच्छा हो जाए, और आरोग्यवर्धनी वटी का अच्छा काम होता है, कैशोर गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, महामंजिष्टादि को इंटरनली दे दीजिए, और ऊपर से लगाने के लिए गंधक द्रुति देंगे तो फंगल इन्फेक्शन में बहुत बढ़िया काम करता है। आप उनको यहाँ ला सकते हैं क्या 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन में? हम लोग सब मिलके केस टिकिंग करेंगे उनका। हाँ प्रणव सर, जी, हाँ आप हाँ पासवर्ड आईडी देके उनको यहाँ लेके आइए, तो हम लोग सब देखेंगे कैसा है क्या नहीं है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। हो सर गंधक द्रुति के लिए पूछना था सर, गंधक द्रुति जो है हम जो किस प्रकार के त्वचा रोगों में ही स्पेशली प्रयोग करें, अगर कहीं सब बात सब का डोमिनेंट, सब में। जैसे कि अभी सर मैं एक बच्चे को मैंने ट्रीट कर रही थी, आपसे मैंने उसके बारे में डिस्कस भी किया था कि उसको ईचिंग जो है वो शीत जैसे बढ़ती है वैसे बढ़ जाती है। अभी जैसे शीत बढ़ा, उसका अभी तक हरिद्राखंड और गंधक रसायन चल रहा था इंटरनली, और आरोग्यवर्धनी चल रहा था सर, और निम्बादी वटी चल रही थी। और जैसे ठंड बढ़ता है तो उसकी स्किन पे ईचिंग बहुत बढ़ जाती है। तो सर उसमें अगर हम एप्लीकेशन के लिए अभी तक मैं सरसों का तेल और नीम और उसमें थोड़ा सा कपूर मिलवा के अप्लाई करवाई थी, उससे रिलीफ था उसे, लेकिन जैसे ठंड बढ़ती है वैसे उसकी ईचिंग बढ़ जाती है। तो सर इसको हम वाताजी मान सकते हैं हाँ, इस वाताजी बात की? मान सकते हैं। तो सर इसमें बात अगर हम कफज, इचिंग है तो बात, कफ का रहेगा, ड्राइनेस हाँ और कफ तो है। हाँ जी। तो सर उसमें अप्लाई करने के लिए अब हम गंधक द्रुति का प्रयोग कर मैं सकते आपको हैं या भेज फिर? दूंगा। गंधक द्रुति लगाने के बाद ना वो बहुत देर तक वहां रहता है, मतलब निकलता नहीं है, और वो बहुत जल्दी सोरियासिस में, स्किन डिसऑर्डर में, फंगल इन्फेक्शन में गंधक द्रुति बहुत अच्छा काम करता है। हाँ तो इन पे ठीक है, लेकिन ये जो वायु के संग जो ईचिंग बढ़ रही है उसके लिए हम गंधक द्रुति प्रयोग करें या नहीं करें? क्यों नहीं करेंगे? अब गंधक द्रुति तेल में ही तो बनता है ना, तो वो वायु का शमन ही करता है, रुक्षता को कम करता है। ओके सर, इसमें पैथिक में तो ठीक है, इससे हम अगर पित्तज है तो उसमें तो इसकी कोई इंफ्लेमेशन है वहां सर भी अच्छा इसमें काम तो करता है। गंधक काम करेगा ही, और इसमें कफज इंटरनली गंधक रसायन दिया तो सर? हाँ वो मैम दे रही है, मैम का इंटरनल क्वेश्चन गंधक रसायन चल रहा है और हृदराखंड चल रहा है, बस ये दो ड्रग सेम चल रहे हैं इंटर और मैम, आरोग्य सेम मेरा वर्धन। भी पेशेंट है, लेकिन इसमें डायबिटिक भी है पेशेंट, तो डायबिटीज कंट्रोल में है, लेकिन सेम आपने जो बोला ना ऐसे ही पेशेंट का कंप्लेंट है। और सर से पूछा था तो सर शक्तेली मैंने दिया था, हरिद्रा और नींबू डाल के, नींब चूर्ण डाल के, तो इचिंग कम हुए, लेकिन वो जो स्किन पैचेस थे ना वो गए थे,
और फिर आया पेशेंट ने मकर संक्रांति में जो चने की दाल खाई थी तो वो सब बिगड़ गया उसका। तो अभी सर से हाँ, मुझे भी यही यही है। पूछना था। स्किन के पेशेंट बहुत परेशान करते हैं कि जैसे हाँ। कुछ भी अगर इंटरनली डिस्टरबेंस हुआ या फिर एक्सटर्नल भी कुछ भी इसीलिए हमारे हुआ। पास ऐसी दवाइयां रहनी चाहिए, गंधक द्रुति जैसी दवाइयां रहनी चाहिए कि मतलब हमारा वो पेशेंट का बढ़े ना, एग्रेवेट ना हो वो सर प्रॉब्लम। उसको लगाने मैंने एक दिन के लिए लगवाने के दिया तो उसकी मदर का कहना है कि उसको कुछ फेस पे दाने बढ़ गए। सर इट इज नहीं नहीं, पॉसिबल? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने नहीं फिर, सब कुछ वही चल रहा था नहीं फिर पर आप थोड़ा सा उनको कैलाश जीवन और हल्दी मिक्स करके लगाने को दे दीजिए। कैलाश जीवन, क्योंकि मैं सर बहुत कुछ उस पर अप्लाई कर चुकी हूँ। वो कुछ दिन कैलाश 27 जीवन आप देता है। ऑनलाइन मंगवाएंगे तो मिल जाएगा, कैलाश जीवन और हल्दी मिक्स करके लगा दीजिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। हमारे वो पास बहुत सारे पैचेस ऑप्शन है ना। वो पैचेस भी कम हो जाएगी सर गंधक द्रुति से और अगर कैलाश गंधक जीवन। द्रुति से किसी, क्योंकि स्मेल ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं तो हम दूसरा देंगे, कैलाश जीवन और हल्दी दे दीजिए, वो फायदा करेगा। सर हमारे पास अगर गंधक हो तो उसको कैसा अप्लाई कर सकते हैं हम, घृत से या कैसे घृत से लोकली कर कैसे? सकते हैं, घृत से घृत से। मिक्स करके कर सकते हैं। और कितना सर घृत में कितना, गोघृत में कितना डालना चाहिए सम वो प्रमाण ऐसे? में पेस्ट जैसा बनना चाहिए। हाँ हाँ जी ठीक है। तो गंधक और गोघृत समान मात्रा में। हाँ, मतलब पेस्ट जैसा बने, कंसिस्टेंसी अच्छा होना चाहिए। जी ब्रेक कर लो 2 मिनट। जी, हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। जी, प्रणाम सभी लोगों को, हम लोग फिर मिलते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर।